मैं सुनील शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अब देखिए अभी तक मैंने जो सोम पढ़ाया आपको वो वाइट बोर्ड पे पढ़ाया था, उसमें समझने वाली चीज़ें थीं। और ये अभी जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें डायग्राम्स ज़्यादा हैं, बनाने में मुझे प्रॉब्लम आती, तो मैं इसको नोट से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें से पक्का है कि अगर सिलेबस में नया ऐड किया है तो निश्चित रूप से इस बार एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन जो है इससे आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो सारी चीज़ें, कोई भी मेटल पर कई सारे टेस्ट किए जाते हैं जिनसे उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी पता चल जाती है। जैसे कि किसी मटेरियल की ब्रिटलनेस कितनी है, उसमें फटेगी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी हार्डनेस कैसी है, ये सब जानने के लिए मेटल्स पर टेस्टिंग की जाती है। और टेस्टिंग किए जाने के लिए मेटल के लिए कुछ मतलब मशीनें यूज होंगी, और उन मशीनों के बारे में भी पूछ सकता है और बाकी टेस्ट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, इनको जानने के लिए कि क्या आपका कौन सा टेस्ट किसके लिए उपयोगी है और प्लस वो टेस्ट कैसे किया जाता है, ये इस बार एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि सिलेबस में पहले नहीं था, अभी हो चुका है। ठीक है, तो इनको नोट्स की मदद ही समझते हैं और पढ़ते जाएंगे, आप लोग देखते जाएंगे। इसको लिखा है कि धातुओं का परीक्षण, उनके यांत्रिक गुणों को ज्ञात कर। देखिए चैप्टर का नाम, जो चैप्टर देखिए चैप्टर पहला है आपका। देखिए सबसे पहला चैप्टर इस बार जो सोम में है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड टेस्टिंग ऑन मटेरियल्स। मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टीज समझना है और उनकी टेस्टिंग करके जानना है कि प्रॉपर्टीज कितनी। जैसे किसी के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है वो समझ गए, लेकिन कितनी है इसको टेस्ट करके जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको समझ, ये है तो पहले चैप्टर का, लेकिन मैंने कहा था इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले ही पढ़ा दी है। प्रॉपर्टीज़ के बाद मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कवर किया। स्ट्रेस स्ट्रेन इसलिए पहले पढ़ाया क्योंकि इनमें ज़रूरत पड़ेगी उनकी। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ लेंगे। और ये स्ट्रेस स्ट्रेन और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ जाएंगे अपना। और कोशिश रहेगी देखिए कि आराम से कुछ ऐसे चैप्टर जरूर पढ़ा दूंगा कि एग्जाम तक आपके अच्छे खासे नंबर उसमें से बन जाएंगे। ठीक है, देखिए धातुओं का परीक्षण उनके यांत्रिक गुणों को ज्ञात करने एवं उपयोग में लाने हेतु अच्छे पदार्थ के चयन के लिए किया जाता है। जैसे अगर मतलब किसी काम के लिए हमें कोई पदार्थ चुनना है तो कौन सा मेटल लें कि हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो, तो हम हर मेटल पर टेस्ट करेंगे, जो हमारे लिए बेटर रिजल्ट देगा उसको हम यूज करेंगे। कह रहे ये परीक्षण मुख्यतः दो वर्गों में रखे जाते हैं। जो मेटल की टेस्टिंग होती है वो दो भागों में की जाती है। पहला पहला जो टेस्टिंग आपका जो है यहाँ पे, पहला टेस्टिंग जो आपका है वहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे ये टेस्टिंग है आपकी डिस्ट्रक्टिव और दूसरा है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव। अब डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब होता है जिस पर किसी सैंपल पर ये टेस्ट जब किए जाएंगे ना, ये टेस्ट जब किसी सैंपल पर किए जाएंगे, तो एक सेकेंड, जब ये टेस्ट किसी सैंपल पर किए जाएंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव होंगे, माने उस सैंपल को तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। जबकि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होते हैं उसको करने के बाद भी सैंपल जो है वो मतलब बचा रहता है। तो एक चीज़ जान लीजिए, हमें जो टेस्टिंग पढ़नी है पूरी अपने इस सिलेबस में, वो केवल डिस्ट्रक्टिव पढ़ना है। डिस्ट्रक्टिव मतलब जिसमें सैंपल टूट जाएगा, जिस पर टेस्ट किया जाएगा वो। जैसे मान लीजिए आपको टेस्ट करना है कंक्रीट पर, अभी अभी आप लोगों ने कंक्रीट वगैरह पढ़ना शुरू किया होगा। मैं कंक्रीट पर भी एक लेक्चर लाऊंगा, दो लेक्चर, जिसमें काफ़ी चीज़ें और नोट्स वगैरह मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा जल्दी ही। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहेगा भाई कि नोट्स पेड रखा हूँ। अब चाहे आप इस वीडियो को कहीं से पेड वीडियो खरीदेंगे उसको पढ़ेंगे, उससे बेटर है कि आप इसको, मैं वीडियोस फ्री किया हूँ, केवल नोट्स चार्जेबल है। और उसमें भी किसी को दिक्कत है कि नोट्स सर हम एफर्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो मत पढ़े। आगे देखिए, सिलेबस के अनुसार केवल डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ही पढ़ना है। अब उसमें देखिए डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की कुछ लिस्ट है हम लोगों के पास, कौन कौन से डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हैं उनको जरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए कौन कौन से लिस्ट है टेस्ट के सिलेबस के अनुसार। डिस्ट्रक्टिव में देखिए, डिस्ट्रक्टिव में टेंसाइल है, कंप्रेशन है, हार्डनेस है, इम्पैक्ट है, टॉर्जन है और फटीग है। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में मैं नाम लिखा हूँ लेकिन इनको पढ़ना नहीं है। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है, विजुअल एग्जामिनेशन है, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग है, और उसके बाद है अल्ट्रासोनिक। ये सब आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी में इसमें से कुछ टेस्ट मिलेंगे। कुछ टेस्ट इसमें से आपको, जैसे अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता है, रिवॉन्ड हैमरिंग टेस्ट होता है, ये सब आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में मिलेंगे। लेकिन ये जो इधर वाले सारे टेस्ट हैं, इनमें देखिए ये पढ़ना है, जिन पर निशान लगा है वो सब पढ़ना है। हार्डनेस के बारे में नहीं बोला है कुछ भी सिलेबस में, इसलिए हार्डनेस को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सिलेबस में ये जितने पर निशान लगा है उतने टेस्ट आपको पढ़ने हैं। अब देखिए वन बाय वन सबसे पहले टेंसाइल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
टेंसाइल टेस्ट हो दोस्त या कंप्रेशन टेस्ट हो, इन दोनों में ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसी चीज़ को खींचने के लिए या दबाने के लिए लैब में जिस मशीन का यूज होता है उस मशीन को हम लोग कहते हैं यूटीएम यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। उस मशीन का नाम क्या है? यूटीएम यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है ना। तो यूटीएम क्या होता है? देखिए यह परीक्षण, देखिए टेंसाइल के बारे में पहले ही बता दिया कि यह परीक्षण यूटीएम से किया जाता है और लिखा है कि कंप्रेसिव, क्रशिंग और बेंडिंग स्ट्रेंथ भी इसी मशीन से ज्ञात किया जाता है, मतलब इसी मशीन से तीनों टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब ये करता कैसे है काम, उस पर देखते हैं। लिखिए यह मशीन अलग अलग क्षमताओं के आधार पर उपलब्ध होती है। पहले तो इस मशीन के बारे में ये जान लें कि इसकी एबिलिटी अलग अलग होती है, अलग अलग, जैसे अब महंगा लेंगे तो अधिक क्षमता वाली होगी, सस्ती मशीन में कम क्षमता की होगी। ये 200 किलो न्यूटन, 400 किलो न्यूटन, 1000 किलो न्यूटन की क्षमताओं में उपलब्ध होती है। ये लोड लगाने की प्रक्रिया हाइड्रोलिक सिस्टम पर परफॉर्म करती है, मतलब इसमें लोड लगाने का जो प्रोसेस होता है ना वो हाइड्रोलिक सिस्टम पर, हाइड्रोलिक मतलब जल के दाब को आधार मान के ये लोड लगाता है। देखिए कैसे काम करता है। यूटीएम मशीन के दो भाग होते हैं। पहला, अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा मैं, दो भाग, डायग्राम पहले देख लीजिए। देखिए ये पूरी मशीन है आपकी यूटीएम। इसमें सिस्टम क्या है देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सिस्टम इसमें क्या है, एक पूरा सिस्टम तो दोस्त ये है, एक सेकेंड, एक पूरा सिस्टम तो, लेट मी क्लियर दिस, ये ऊपर का देखिए एक पूरा पार्ट आपका है, इस टाइप से इसको देखिएगा। हाँ अब शायद थोड़ा सा क्लियर हो चीज़ें। यहाँ पर देखिएगा ये पूरा एक पार्ट है मशीन का, ये पूरा एक पार्ट है, ठीक है, ये पूरा एक पार्ट है। और मशीन का दूसरा पार्ट जो है वो ये पार्ट है, ठीक है ना। इन दोनों में होता क्या है, ये जो मशीन लगी हुई है इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब भी कोई छड़ वगैरह जिस पर टेस्ट करना है ना, उस छड़ को हम लोग जब भी, जैसे देखिए इसमें तीन हिस्से बने हैं ना, देखिए डायग्राम में बना हुआ है। देखिए क्रॉसहेड है, एडजस्टेबल क्रॉसहेड है, यहाँ पर ये पिस्टन एंड सिलेंडर है, और यहाँ पे ये लोअर क्रॉसहेड है, ये वाला लोअर है, और ये वाला अपर है, और ये वाला मिडिल है, और मिडिल वाला एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल का मतलब समझ रहे हैं, ये ऊपर नीचे का सिस्टम जो होता है। देखिए इसमें चीज़ें कैसी होंगी, ध्यान से देखेंगे। अभी नीचे वाले पर देखिएगा लोअर क्रॉसहेड पक्का है कि ये ऊपर उठेगा, ठीक है ना, ये लोअर वाला ऊपर उठेगा। तो इस केस में होता क्या है कि लिखा इसको एडजस्टेबल है ना, यहाँ पे इस वाले को एडजस्टेबल मतलब इसको एक जगह पर फिक्स करके एडजस्ट कर दिया गया, ठीक है। अब जब लोड लगता है ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखें दोस्त कि ये लोअर वाला, ये लोअर वाला, और ये साथ में अपर वाला, दोनों एक साथ ऊपर उठते हैं। क्यों ऊपर कैसे उठेंगे, नीचे से देखिए पिस्टन और सिलेंडर जो है इस पर दाब लगाएंगे, तो ये दाब लगने की वजह से ये पूरी प्लेट, ये वाली जो पूरी प्लेट है ना, ये पूरी प्लेट ना ऊपर उठती है, और ये साथ में ये भी, ये ऊपर वाले दोनों एक साथ बराबर उठेंगे, मतलब इनके बीच की दूरी नहीं बदलने वाली है। ये पूरा ऐसे ऊपर उठेगा। ऊपर उठने से होगा क्या कि सपोज करिए इसके अंदर कोई चीज़ ऐसे लगी है, तो इस पर क्या असर पड़ेगा। देखिए जब ऊपर उठेंगे तो ये दबेगा, नहीं दबेगा। देखिए ये बीच वाला को अगर हम लोग फिक्स कर दें, ये बीच वाला देखिए फिक्स है, और ये नीचे वाला ऊपर उठेगा, तो फिर ये जो छड़ लगी है इसके अंदर, ये जो आपकी छड़ लगी है इसके अंदर, ये छड़ पर क्या असर पड़ेगा बताइए, इस छड़ पर क्या असर पड़ेगा, ये दबेगी। अब छड़ दबाई नहीं जाती, दबाने के लिए ईंट वगैरह रखा जाता है या कंक्रीट पर कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है। जबकि ऊपर में अगर कोई चीज़ ऐसे लगा है तो ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाली देखिए दोनों जॉ के बीच में, अपर क्रॉसहेड और लोअर क्रॉसहेड के बीच में जो छड़ लगी हुई है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, वो खींचेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि टेंसाइल टेस्ट करते समय, टेंसाइल टेस्ट करते समय, अभी आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अभी इतना समझ गए हैं तो एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे कि टेंसाइल टेस्ट करते समय सैंपल को इन दोनों के बीच रखते हैं, जो ये देखिए वन दोनों, मतलब उठना दोनों को साथ में, तो बीच वाले को रोक दीजिए और ऊपर वाला ऊपर उठने लगे। अब अगर बीच वाले को रुका हुआ है बीच वाला, और अगर ये वाला ऊपर उठने लगे तो फिर वो छड़ खींचेगी। तो जब हमेशा ध्यान रखिएगा टेंसाइल टेस्ट करने के लिए किसी भी सैंपल को, छड़ हो या किसी भी चीज़ की छड़ हो, उसको हमेशा अपर, उसको हमेशा किसके किसके बीच रखते हैं, अपर और मिडिल के बीच में रखते हैं, ठीक है। और जब कंप्रेशन टेस्ट किसी को करना हो कि हमको इसके बीच में ऐसे कोई कंक्रीट का ब्लॉक रख दिए और इसको दबा के तोड़ना है, तो दबाने के लिए किसके किसके बीच में, मिडिल और किसके बीच में, लोअर के बीच में रखते हैं। और जब ये पिस्टन ऊपर से प्रेशर लगाएगा तो देखिए इस टाइम ये कंक्रीट का ब्लॉक तो दबेगा दोस्त, लेकिन ये ऊपर वाली छड़ जो है वो खींचेगी,
इमेजिन करके देखो कि नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों उठ रहे हैं, तो नीचे वाला उठेगा तो ये कंक्रीट के ब्लॉक को दबाएगा और ऊपर वाली छड़ को क्या करेगा, वो खींचेगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये मशीन टेंशन और कंप्रेशन दोनों टाइप का टेस्ट क्या कर सकती है। आप कहेंगे कि सर इसमें जो है कैसे उठता है, तो उसी को उठाने के लिए यहाँ पर देखिए इस पिस्टन, ये जो पिस्टन देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पिस्टन एंड सिलेंडर इनसाइड, इसके अंदर पिस्टन और सिलेंडर हैं और वो जुड़े हुए हैं देखिए इससे। ये क्या है, यही बताता है। यहाँ पर देखिए एक डायलर लगा हुआ है, डायलर मतलब इस पर रीडिंग पढ़ी जाती है, प्रेशर इंडिकेट करता है कि कितना प्रेशर पड़ा। यही पाइप जो लगी है ना यहाँ पे, ये पाइपें देखिए, ये ऑयल पाइप है, ये प्रेशर पाइप है और ये जो है मेजरिंग पाइप है। मतलब ये पाइपों से ऑयल पाइप जाता है तो यहाँ पे ये प्रेशर से, ये प्रेशर क्रिएट करता है तेल के दबाव से। हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक मतलब ये ऑयल के प्रेशर से इसको ऊपर उठाता है, और ऊपर उठाते समय प्रेशर कितना होगा उसको मेजर करने के लिए पाइप जो है वो ये प्रेशर पाइप है। और मेजरिंग पाइप क्या करती है, ये रीडिंग को नोट करती है कि कितना इस डायलर तक ले जाना है, ठीक है। अब एक स्विच लगा रहता है जो इस पर प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिसको कंट्रोल स्विच कहते हैं। और यहाँ पे इंडिकेटर लगा रहता है, और ये जो है यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है रिकॉर्डर, ये रिकॉर्ड करता है कि कितना लोड पर ये फेल हुआ। कोई सैंपल जब फेल होता है, टूट जाता है, तो वहीं पर मशीन रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड करता है चीज़ों को, जबकि ये इंडिकेट करता है कि उस टाइम प्रेशर कितना लगा। लगे हुए प्रेशर को इंडिकेट करने का काम डायलर करेगा, और इंडिकेट जो रिकॉर्डर है वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये मशीन लैब में भी आपको मिल जाएगी अपने। देखिए इन चीज़ों को ना दिखा के समझाना ज़्यादा उचित होता है, लेकिन फिर भी आप लैब में अगर आप पढ़ रहे हैं तो लैब आपके कॉलेज में होगा, उसको जाके देख लीजिएगा। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में ऊपर बताया गया है, क्या क्या है देख लीजिए। अब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले यूटीएम मशीन के दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे पहला भाग जो है वो ग्रिपिंग, ग्रिपिंग मतलब जो होता है, ग्रिपिंग मतलब जो होता है वो पकड़ने वाला पार्ट है, जो जकड़ता है। ग्रिपिंग, लोडिंग एंड टेस्टिंग पार्ट। और दूसरा है कंट्रोल पैनल और मेजरिंग पार्ट। तो देखिए इधर वाला जो पार्ट था राइट हैंड साइड वाला, वो कौन सा था? जो इस साइड में पार्ट था, देखिए इधर जो पार्ट था वो। और ये वाला तो ग्रिपिंग मतलब, ग्रिप मतलब होता है जकड़ना, जकड़ने वाला पार्ट ये था। दो पार्ट में पूरी मशीन बनी थी। अब उसी में देखिए इसको दिखाया गया है इसको कि ग्रिपिंग, लोडिंग एंड टेस्टिंग पार्ट में कौन कौन होता है। बेस होता है, क्रॉस हेड होते हैं, क्रॉस हेड तीन होते हैं, मतलब अपर, लोअर और मिडिल। और ये अपर प्लेट मतलब ये जो ऊपर सबसे ऊपर हेड है ना, ये अपर प्लेट थी मशीन की। अब देखिए ये तीसरा कंट्रोल पैनल है। तीन पार्ट हुए किसके? देखिए ये ग्रिपिंग वाले के। अब दूसरा पार्ट जो कंट्रोल पैनल है उसके भी तीन पार्ट हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसमें क्या क्या, ऑयल है, इलेक्ट्रिक मोटर है, हाइप, ये सब चीज़ें हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे, इनको अगर यहाँ पे दिखाएंगे ध्यान से हम लोग, लेट मी क्लियर दिस। ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, डायनामोमीटर है और रिकॉर्डर है, ये तीन चीज़ें उसमें भी थी। और ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो किससे किससे बना था? जिसमें ऑयल था, इलेक्ट्रिक मोटर था, हाई प्रेशर पंप था, एडजस्टिंग डिवाइस था। इन सब की मदद से ही ग्रिपिंग पार्ट कंट्रोल हो रहा था, ठीक है। तो ये इस मशीन के बारे में हो गया। देखिए किसी छड़ पर जब लोड लगाया गया, देखिए छड़ पर तो पहले देखिए वो ऐसी थी, और जब खींचा गया तो देखिए जिस लंबा, छड़ की पूरी लंबाई पे लोड नहीं, ये पूरा इतना ही हिस्से पर देखिए लोडिंग होती है। बाकी ये ऐसे जकड़ा रहता है ऐसे ऊपर, और ये जकड़ा रहता है नीचे। खींचता केवल इतना पार्ट है इसका, इतना पार्ट। आप खींच के देखिए कितना बड़ा हो गया है। पहले L1 था, देखिए ऊपर L1 था और नीचे क्या था, L2 हो गया था, ठीक है। L2, तो L2 बढ़ गया L1 से, तो यहाँ नेकिंग हुई है। D1 डायमीटर ज़्यादा था, पहले से कम हो गया है। नीचे देखिए दिखाया गया कि L2 जो है L1 से ज़्यादा है। और उसके आधार पे ये माइल्ड स्टील का क्या खींचा गया, कर्व खींचा गया। माइल्ड स्टील का कर्व मतलब होता है स्ट्रेस के साथ देखिए ऐसे स्ट्रेन बढ़ रही है, और फिर धीरे 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 फिर प्लास्टिक, और फिर यहाँ पे जाके ये फेल हो गई। माइल्ड स्टील का कर्व ये अलग अलग टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कशन बाद में होगी, ठीक है ना। इससे ये कर्व प्राप्त होता है, पता चलता है कि किस स्ट्रेस पर कोई छड़ क्या हो रही है, फेल हो रही है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये माइल्ड स्टील के बारे में ये टेस्टिंग हुआ, तो ये टेस्टिंग से आप हल्का सा रिजल्ट देखें, लेकिन ये तो अभी मशीन के बारे में था। अब टेंसाइल टेस्टिंग देखिए, यहाँ पे सबके बारे में अलग अलग लिखा गया है। ये पूछ सकता है कि पूरे मशीन को डिटेल में समझाइए, डायग्राम बनाइए। तो देखिए ग्रिपिंग एंड लोडिंग टेस्टिंग पार्ट में बेस क्या होता है, क्रॉस हेड में देखिए, क्रॉस हेड में पूरा बताया गया है डिटेल में कि देखिए यूटीएम में तीन क्रॉस हेड होते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। किसी भी टेस्टिंग में मिडिल क्रॉस हेड फिक्स रहता है, और टेंसाइल टेस्ट के लिए सैंपल को अपर व मिडिल क्रॉस हेड के बीच में
और कंप्रेशन टेस्टिंग के लिए लोअर व मिडिल के बीच में रखा जाता है। ये सारी बातें जो मैं बोला हूँ ना, ये सब इसमें लिखे गए हैं इस नोट्स में, ठीक है। तो जब आप सोम का नोट्स लेंगे तो इसमें सब आपको लिखा हुआ पूरा मिल जाएगा, ठीक है। यही नहीं, ये नोट्स नहीं रहेगी, नोट्स और साफ सुथरी आपको मिलेगी। तो पढ़ाते समय मैंने इसको झटके से लिखा था, उसमें ये मिल गया मुझे। तो देखिए इसमें सारे क्रॉस हेड में, फिर उसके बाद में ऊपर में देखिए अपर प्लेट के बारे में बताया गया है। उसके बाद दूसरा पार्ट है कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल में क्या क्या था आपने देखा था, हाइड्रोलिक सिस्टम था, डायनामोमीटर था, और सबके बारे में बताया गया है, रिकॉर्डर क्या करता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई, ठीक है ना। अब मेथड्स ऑफ टेंसाइल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मतलब देखिए आपने टेंसाइल टेस्ट में पढ़ा यूटीएम के बारे में, यूटीएम क्या होता है। अब यूटीएम से मेथड्स क्या है टेंसाइल टेस्टिंग के। यूटीएम में सैंपल को टेस्ट करने से पहले लेथ मशीन की सहायता से उसे उचित माप में तैयार कर लिया जाता है। मतलब पहले छड़ को जो ऐसे नहीं छड़ बनाई गई थी काट के एकदम शेप में, वैसा लेथ मशीन पे किया जाता है। इसके बाद सैंपल को ऊपरी व बीच वाले क्रॉसहेड के साथ जकड़ दिया जाता है। इसके बाद मशीन से तनाव बल लगाया जाता है, जिससे सैंपल की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती है और अंत में यह टूट जाता है। लोड, इलोंगेशन व रिडक्शन, ये सब देखिए हमने स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाते समय सब बताया है कि लोड क्या है, इलोंगेशन क्या है, रिडक्शन इन डायमीटर मतलब डायमीटर में कमी इत्यादि डायलर पर पढ़ लिया जाता है। मतलब सब कुछ पढ़ा जा सकता है। पढ़ने के बाद हम लोग नोट करते हैं कुछ चीज़ों को। क्या चीज़ें नोट करते हैं, देखिए कि लोड कितना था यील्डिंग पॉइंट पर, और रप्चर लोड कितना था, इलोंगेशन लेंथ कितना था, रिडक्शन इन डाया कितना था, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सब पढ़ लेंगे। उनकी मदद से हम कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन में यील्ड स्ट्रेस क्या होगा, अरे यील्ड पॉइंट पर लोडिंग पता रहे और यील्ड पॉइंट पर एरिया पता रहे इनिशियली, तो आपको पता चल जाएगा यील्ड स्ट्रेस कितना। अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब उस टाइम का जो आपका लोड है और उसका एरिया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप जानते हैं हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पीछे पढ़ा चुका हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन में। हुक्स लॉ क्या है, अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकलेगी, स्ट्रेस ऑन इलास्टिक लिमिट अपॉन स्ट्रेन, मतलब होता है ना भाई, अगर देखे होंगे स्ट्रेस ऑन इलास्टिक मतलब सिग्मा और बाई, ये ई करेंगे तो यंग मॉडुलस यहाँ से नहीं आ जाएगा। अरे हुक का नियम कहता है कि ई बराबर यही ना होता है। देखिए ध्यान से इसको, या तो आप इसको ऐसे देखे होंगे कि सिग्मा बराबर दिस ई इंटू ई को एक साथ आपने देखा होगा, तो बात एक ही है, चाहे जैसे आप देखे हो। हुक के नियम से ये भी निकाल सकते हैं आप। उसके बाद इलोंगेशन मतलब लंबाई में वृद्धि कैसे पता चलेगी, अरे पहले यही ना फॉर्मूला होगा, L2 हो गया L1 चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इंटू 100। फिर अगर कमी आई है एरिया में तो एरिया पहले का एरिया बाद के एरिया का अंतर। अब देखिए जनरली कब कौन फेलियर अकर्स, मतलब टेंसाइल टेस्टिंग करते समय जब मेटल टूटता है ना, तो पूछता है उसका आकार कैसा होता है टूटते समय। तो जब भी कोई मेटल टूटता है तो ये सब मैं उस वाले नोट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखिए इस टाइप से अगर कोई छड़ थी पूरी, ठीक है ना, ऐसे कोई छड़ थी, तो जब ये टूटती है ना तो ये कुछ ऐसे टूटती है, ऐसे करके ऐसे फटती है ये छड़। मतलब इस पे ऐसे कप और कोन बनते हैं, इधर कोन बना उधर कप बन गया, इसी तरह से क्रैक करता है, तो इसको कहते हैं कप कोन फेलियर। टेंसाइल में यही होता है ज़्यादातर। अब दूसरा टेस्ट है कंप्रेशन टेस्ट। कह रहा है इस टेस्ट के लिए सैंपल को ऐसी माप का लेना चाहिए कि लोडिंग अप्लाई करते उसमें बेंडिंग ना हो। ऐसा इतना पतला मत लीजिए कि मुड़ जाए, मतलब अच्छा खासा मोटा लिया जाता है टेस्टिंग के लिए। फिर मान देखिए स्टेप क्या है, मानक माप का सैंपल लें, इसे निचले व बीच वाले क्रॉस हेड के बीच में रखकर कंप्रेशन लोड अप्लाई करें। क्रश होते समय डायलर पर लोड पढ़ लें। फिर लिखा है क्रशिंग लोड को प्रभावित क्षेत्रफल से भाग देकर संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात कर लें। और ये जान लीजिए कंप्रेशन मेटल्स जो ज़्यादातर फेल होते हैं वो इस टाइप से किस एंगल पर फेल होते हैं, 45 डिग्री पर फेल होते हैं, फेल्योर प्लेन, ठीक है। ये कंप्रेशन टेस्ट बहुत इजी होता है, अगर ये आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। यूटीएम मशीन के बारे में समझाएगा, समझाने के लिए आया तो थोड़ा सा टफ कर देगा, और अभी इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि क्या आएगा क्या नहीं, क्योंकि पहली बार सिलेबस में है तो मुझे खुद भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप एक दो बार पेपर होंगे तो मैं पेपर सॉल्व करवा के फिर आपको बता दूंगा, क्योंकि पेपर जैसे जैसे सॉल्व होगा तो मुझे पता चलने लगती हैं चीज़ें कि क्या एग्जाम का पैटर्न है। वो पैटर्न नहीं, सिलेबस तो कंप्लीट है, इतना पढ़ लेंगे तो इसके अंदर ही आएगा, लेकिन क्या कभी कभी एक पूर्वानुमान लगाना होता है, फोरकास्टिंग में नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अब इम्पैक्ट टेस्ट एक अगला टेस्ट है। इम्पैक्ट मतलब होता है किसी चीज़ को झटका लगा के तोड़ना। झटका लगा के तोड़ने का मतलब होता है झटका। देखिए इस परीक्षण में किसी पदार्थ की आकस्मिक टकराव मतलब झटके से झटका लगने की क्षमता का पता लगाया जाता है। इसे आइजोड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन द्वारा किया जाता है। ये जो मशीन दिख रही है ना, इसको आइजोड इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन कहते हैं, ठीक है। अब ये मशीन कैसे काम करती है जरा इसको हम लोग ध्यान से देख लेंगे कैसे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर ए टाइप का एक देखिए ऐसे फ्रेम बना है, इसके साथ एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पर ध्यान से अगर आप देखेंगे, प्लेटफॉर्म पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ऐसे, तो देखिए क्या हुआ है, क्या हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर देखिए इसके साथ एक पेंडुलम टाइप का ऐसे जुड़ा हुआ, और इसके साथ में एक हैमर है ऐसे काफ़ी ऊंचा सा, और यहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर एक छोटा सा देखिए ऐसे ब्लॉक में ऐसा एक सैंपल फंसाने का जुगाड़ है। कैसा सैंपल, देखिए ये आपका सैंपल है, ये सैंपल है। जब ये हैमर जाएगा ना, तो ये गलत डायग्राम है थोड़ा सा, ये हैमर अटैक करता है जो सीधे, वो सीधे इस सैंपल के ऊपरी हिस्से पर यहाँ अटैक करता है। देखिए जहाँ टच किया है ना, इसी पर ये अटैक करेगा, हमेशा याद रखिएगा। ये हैमर ऐसे जाएगा और इसी पर जाके अटैक करेगा। तो भाई ये इसके टूटने के चांस नहीं है। टूटने के चांस का मतलब होता है कि ये जो है इसी प्लेन से, इस ये जो प्लेन बीच से दिख रहा है ना, इसी पर ये टूट जाएगा। जब ऊपर लगेगा, इसके चटाक से चोट लगेगी यहाँ पे, तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको जब हम ऐसे ले जाके ऐसे छोड़ें और ये आगे बढ़ा ऐसे पूरा हैमर, बढ़ते समय अगर ये सैंपल नहीं होता तो ये तेजी से ऐसे निकल जाता, और उस टाइम देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो इस जगह पर ना एक एरो लगी हुई है। देखिए यहाँ ध्यान से, एक एरो लगी हुई है, और यहाँ पर एक निशान बना हुआ है ऐसे गोलाई में। देखिए ये सैंपल है आपका, इस पर एक निशान यहाँ बना हुआ है, इस डायलर पे, इस डायलर पे देखेंगे तो निशान बना हुआ है इस जगह पे, ऐसे ये गोल में डायलर होता है, ठीक है। अब ये करता क्या है, तो इसको समझिएगा जरा आप ध्यान से कि करता क्या है। तो करने का मैटर ये होता है कि इस पर बने हुए निशान पर ये एरो जो बना है ना यहाँ पे, ये देखिए साइड में एक एरो दिख रहा है इसके साथ में जुड़ा हुआ, ये एक रीडिंग पढ़ रहा है इस टाइम। जब ये इसको छोड़ेंगे और ये सैंपल नहीं रहेगा, ये सैंपल जब नहीं रहेगा यहाँ पे और छोड़ेंगे, तो ये तेजी से जाएगा और बहुत तेजी से चलता हुआ निकल जाएगा यहाँ पे। तो उस टाइम ये एरो रीडिंग यहाँ दिखाएगा कुछ, ये रीडिंग कुछ शो करेगा। और जब ये टकरा के जाएगा, ऐसे टकरा के जाएगा, तब यहीं तक, कुछ ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। टकराने की वजह से ऊर्जा में हानि हो जाएगी। पहली बार में देखिए यहाँ पहुँच गया, दूसरी बार में यहीं रह गया। तो पहली बार में रीडिंग ज़्यादा लगी, दूसरी बार में कम लगी, तो अंतर क्यों आया, वो अंतर ही उतनी ही ऊर्जा लगी है इसको तोड़ने में। पहले चला गया सीधे यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब नहीं जा पाया, तो ये ऊर्जा में कमी क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे ये यहीं तक पहुँचा, क्योंकि कुछ ऊर्जा लगी इसको तोड़ने में। तो तोड़ने वाली ऊर्जा जो वेस्ट हुई वही उसकी इम्पैक्ट एनर्जी कहलाती है, और उसी की मदद से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि इम्पैक्ट कितना हुआ है। देखिए लिखा है, पेंडुलम होने पर मैक्सिमम रीडिंग व तोड़ते हुए आगे बढ़ जाने पर मैक्सिमम रीडिंग का अंतर इम्पैक्ट लोड होता है जो नमूना सहन कर सकता है। इसके लिए टेस्टिंग सैंपल को दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो टेस्टिंग सैंपल था वो हमने तो ऊपर वाला देखिए यूज किया है, हमने जो यूज किया है वो कौन सा वाला यूज किया है, ऐसा सैंपल अपना यूज किया है जैसा ये दिखा रहा है। लेकिन ये सैंपल ऐसा ना होके समटाइम्स ऐसा भी बनाया जाता है, जिसको देखिए, इनको दो टाइप के सैंपल हैं। पहला सैंपल देखिए, इसको आइजोट सैंपल कहते हैं, जो हमने उसमें यूज किया था। और एक सैंपल जो ये है, ये वाला सैंपल को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये वाला सैंपल आपका जो है वो देखिएगा यहाँ पे, इसमें नॉच जो होता है ना, इसमें जो नॉच होता है, ये नॉच, ये देखिए हैमर यहाँ अटैक करता है इसके, ठीक है, इसमें हैमर यहाँ अटैक करता है। और ये जो होता है, इसमें हैमर देखिए कहाँ अटैक किया था, ऊपर वाले में, दोनों एक साथ देखिए, दोनों में एक ऐसे देखिएगा इसको, इसमें हैमर देखिए इस पर अटैक करके तोड़ा था, किस प्लेन पर, इस प्लेन पर तोड़ दिया था। इसमें हैमर जो है रखा जाता है और इस पर अटैक करवाया जाता है, इस पर अटैक करवाया जाता है, और जो आपका बीच से इसको इसी प्लेन पर ये भी तोड़ देता है। तो दोनों सैंपल यूज किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो सैंपल है वो यही सैंपल है, जिसको आइजोट सैंपल कहते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट टेस्टिंग में सैंपल को इसी आकार से बांधना। अब अगला टेस्ट आपका फटीक टेस्ट है। फटीक देखिए, फटीक शब्द अपने आप में, जब मैंने फटीक को एक्सप्लेन किया था, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आपने पढ़ा होगा, तो मैंने फटीक के बारे में बताया था। किसी पदार्थ की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, कोई पदार्थ बहुत लोड सहन कर सकता है, लेकिन अगर उस पर लोड की प्रक्रिया, जैसे आप हैं, आप 20 किलो का लोड उठा के चले जाएंगे मार्केट में एक हाथ से, लेकिन अगर 5 किलो का डंबल दे दें और उस डंबल को ऐसे आपको करते हुए जाना, बाइसेप्स बना, तो आप 10-20 बार के बाद थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोड में लगातार तनाव और कंप्रेशन आ रहा है। इस ऐसा लोडिंग कहाँ आता है, तो ऐसा लोडिंग ज़्यादातर केसेस में देखिए
देखिए यहाँ पे ऊपर पहले पढ़ लीजिए। जब किसी पदार्थ पर बदलते मान के भार व प्रतिबल काम करते हैं, मतलब बदलाव हो रहा हो उसकी प्रकृति में, तो वह यील्डिंग लिमिट से पहले ही असफल हो जाता है। मतलब आप 20 किलो उठा सकते थे, लेकिन अगर वही ऊपर नीचे करते हुए जाएं तो आप 5 किलो के डंबल से ही थक जा रहे हैं। इसका मतलब आपकी क्षमता में कमी आई। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि अगर किसी पदार्थ पर बदलते मान के भार व प्रतिबल काम करते हैं तो वो यील्ड लिमिट से पहले ही फेल हो जाता है। इस अर्ली फेलियर को ही कहते हैं कि ये फटीग है। ठीक है, अब टेस्टिंग फॉर फटीग स्ट्रेंथ क्या है, देखिए जरा इसको ध्यान से। ये एक ऐसा अक्सर उसी जगह पर होता है जहाँ साफ्ट लगी होती है। साफ्ट मतलब देखिए कोई मोटर यहाँ पे है आपकी, यहाँ पे कोई मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, इससे बियरिंग काउंटर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक साफ्ट है। साफ्ट मतलब सैंपल है। अक्सर देखिए जहाँ पे मोटर या जनरेटर से ना मतलब कोई वो लगा रहता है। साफ्ट मतलब होता है जिसको अगर ये एक चीज़ घूम रही हो, जनरेटर से पट्टा वट्टा नहीं दिखे जुड़ा हुआ, जैसे ये चीज़ जो है वो घूम रही है बहुत तेज़ी से, ये सिरा घूम रहा है, तो इससे कोई पट्टा जोड़ देते हैं, कोई दूसरी चीज़ इससे जोड़ करके घूम रही होती है। ठीक है, तो घुमाने के लिए साफ्ट का यूज किया जाता है। और साफ्ट जो होते हैं उनके खुद के लोड के कारण उन पर बेंडिंग आ रही होती है, अपने लोड के कारण वो बेंड हो रहे होते हैं। तो देखिए जब भी कोई बीम वगैरह जब मुड़ता है तो दोस्त ये बताओ, अभी इस टाइम ये साफ्ट ऐसे लगा है, इसकी टेंडेंसी ये है कि ये ऐसे मुड़ेगा। तो ऐसे मुड़ने के केस में आप जान लीजिए कि नीचे की तरफ क्या आता है, टेंशन आता है, और ऊपर की तरफ कंप्रेशन आता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर कंप्रेशन और नीचे क्या आता है, टेंशन आता है। लेकिन जब ये घूमेगा गोल गोल तो ये नीचे वाला चीज़ इसका ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो एक भाग में कभी तनाव कभी कंप्रेशन, और लगातार ऐसा होता रहता है। इस चक्कर में शाफ्ट पहले ही टूट जाती है। तो देखिए इसमें होता यह है कि ये शाफ्ट पर देखिए यहाँ पे नीचे एक लोड लटका दिया गया है, लीवर की मदद से एक लोड लटका दिया गया है। इस लोड की वजह से शाफ्ट जो है वो ऐसे देखिए मुड़ जाएगी। सॉरी, ये शाफ्ट जो है वो ऐसे मुड़ जाएगी। मुड़ने की वजह से इसमें इस टाइम ऊपर तनन है, तना देखिए ये खींच रहा है, ऊपर वाला हिस्सा देखिए ऐसे खिंचाव में है, और नीचे वाला जो है वो दबाव में है। ऐसे किसी चीज़ को मोड़िए ना, देखिए वो ऊपर की तरफ तन जाएगा, नीचे की तरफ दब में। अब जैसे ही ये शाफ्ट घूमे, मोटर घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगी, और घूमने की वजह से ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर फिर कंप्रेशन, नीचे, ये चीज़ें बदलती रहेंगी लगातार। ऐसी बदलाव के कारण शाफ्ट की आकृति कुछ इस टाइप से हो जाती है, जैसा देखिए चित्र में दिखाया गया है कि ये शाफ्ट ऐसा हो जाता है। ये शाफ्ट जो होता है वो ऐसा हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो गया है सैंपल। और ये देखिए कोई भी मटेरियल की ना एक सीमा होती है। जैसे आपको बोले हम कि 20 किलो का करने में थक जाएंगे, लेकिन अब 1 किलो आधा किलो का दे दे तो तब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मतलब स्ट्रेंथ में कमी आई, आप 20 किलो उठा सकते थे, आप 5 किलो उठाए, लेकिन अगर कई बार ऐसे करते चले गए तो एक लिमिट के बाद आपकी स्ट्रेंथ में कमी आनी बंद हो जाएगी। तो ऐसी लिमिट को हम लोग कहते हैं इंड्योरेंस लिमिट। देखिए यहाँ पे स्ट्रेस दिखाया गया है। स्ट्रेस कोई मटेरियल काफ़ी ज़्यादा ले सकता था जब नंबर ऑफ साइकिल कम थी। देखिए नंबर ऑफ साइकिल ऊपर दिखाया गया है, नंबर ऑफ साइकिल इस पर दिखाए गए, कितने चक्कर हुए, हर चक्कर के बाद स्ट्रेस लेने की क्षमता में देखिए कमी आती जा रही, कमी आती जा रही, कमी आती, एक टाइम के बाद ये फिक्स हो जाएगा। वह लाइन जिसके बाद, वह सीमा जिसके बाद स्ट्रेंथ में कमी आना बंद हो जाती है, उसको हम लोग इंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। बात समझ में आ रही ना। एसन कर्व का मतलब होता है स्ट्रेस साइकिल कर्व होता है, ये नंबर ऑफ कर्व्स में किया जाता है। तो इस चीज़ को देखिए नीचे पूरा समझाया गया है। सैंपल के साथ जुड़े लीवर से लोड लगा होता है जिससे सैंपल में बेंडिंग हो रही है, जिसके कारण निचले भाग में कंप्रेशन और ऊपरी भाग में टेंशन बन रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर से घूमने के कारण सैंपल में टेंशन, ये सारी चीज़ों में बोला हूँ ना, सब समझाया गया है, क्लियर एकदम समझाया गया है। अब देखिए इसमें लिखा गया है, यह टेस्ट सामान्य मशीनों में प्रयोग किए जाने वाले शाफ्ट के लिए किया जाता है, जिसमें पता चल सके कि कितने साइकिल तक यह शाफ्ट चल सकती है, कितना काम कर सकती है। ये था आपका कौन सा, फटीग टेस्ट। अब लास्ट टेस्ट आपका है टॉर्जन टेस्ट। टॉर्जन टेस्ट क्या होता है, टॉर्जन मतलब होता है मरोड़ परीक्षण। इसको क्यों, किसी पदार्थ का देखिए यंग मॉडुलस निकालना होगा तो आप उसका यील्ड स्ट्रेस और उसका क्या ले लेंगे, यील्ड स्ट्रेस और स्ट्रेन का अनुपात ले लेंगे। लेकिन जब कर्तन मापांक, अब कर्तन मापांक क्या है दोस्त, मैं बता चुका हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन में। कर्तन मापांक को जनरली हम लोग जी से दिखाते हैं, इस जी से दिखाते हैं, और जी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग टॉर्जन, मतलब टॉर्जन शियर क्रिएट करता है। टॉर्जन एक चैप्टर है,
असल में ये टेस्ट समझने के लिए वो चैप्टर पढ़े रहेंगे तो ज़्यादा सही है। तो सोम में टॉर्जन में अभी आगे पढ़ाऊंगा तो ये ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन टॉर्जनल टेस्ट से ये सारी चीज़ें प्रोपोर्शनल लिमिट, मॉडुलस ऑफ रिलेटिव मैक्सिमम टॉर्क रेजिस्टेंस और नंबर ऑफ ट्विस्ट, ये सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है टेस्टिंग में। इस परीक्षण में सैंपल को एक सिरे को फिक्स करके दूसरे सिरे पर टार्क, टार्क मतलब होता है मरोड़, ये टार्जन मतलब होता है मरोड़, टार्क अप्लाई किया जाता है और मशीन में लगे डिवाइस द्वारा एंगल ऑफ ट्विस्ट माप लेते हैं। अब एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, ये सब चीज़ें ना असल में टॉर्क में ही क्लियर होंगी और ये इसके आने का चांसेस भी बहुत कम है। तो आगे देखिएगा टार्क होने पर, देखिए यहाँ पे कोई भी मशीन होती है ना, उसको ऐसे जोड़ करके होता ये है इस टेस्ट में कि इसको ऐसे फिक्स कर लिया जाता है, फिर उसके बाद इसके साथ एक ऐसे साफ्ट मतलब काफ़ी लंबी रॉड होती है उसको जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद उसको ऐसे इसको घुमाया जाता है। कैसे, इस टाइप से घुमाया जाता है, मतलब इसको मोड़ा मरोड़ा जाता है। जैसे कपड़ा आप भिगा के मरोड़ देते हैं ना, तो मरोड़ देने से ये मुड़ती है तो इसके हर सेक्शन पे सीयर क्रिएट होता है। और सीयर अगर आपको पता चल रहा है कि कितना हमने टार्क लगाया तो आप यहाँ पे टार्क की वैल्यू रख सकते हैं। और इस सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जे होता है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक चैप्टर है उससे पता चलेगा कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उससे जे पता चल जाएगा। और थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट रहेगा, शाफ्ट की लंबाई आप जानते हैं तो उसकी मदद से आप यहाँ से जो जी है वो पढ़ सकते हैं। जी उस पदार्थ का शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहा जाता है। तो ये इक्वेशन का यूज करके आप पदार्थ का जी पढ़ सकते हैं, बशर्ते आपको टॉर्क, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब जानेंगे। थोड़ा सा अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब ये चीज़ें और क्लियर होंगी। ये टेस्ट आने का चांस सबसे कम है, लेकिन फिर भी आया तो आप तब तक पूरा सोम पढ़ेंगे तो इसको समझा ले जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको समझ में आई ये वाली तो थोड़ा सा और मुझे करेज बढ़ाइए, पसंद कर रहे हैं तो लाइक ठोकिए, कमेंट डालिए अच्छे अच्छे। मैं मोटिवेट होकर जल्दी ही एसएफडी बीएमडी का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है, मैं जल्दी ही वो वीडियो लाने के प्रयास में हूँ। तब तक के लिए इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अश्विनी शर्मा को इजाज़त दीजिए, प्रेम बनाए रखिए। लेट लतीफ़ी के लिए माफ़ी चाहता हूँ।